चीन से चंदा लेने के आरोप के बाद अब गृह मंत्रालय ने राजीव गांधी फाउंडेशन का FCR लाइसेंस रद्द कर दिया है। कांग्रेस के इस बड़े संगठन से सीधे तौर पर गांधी परिवार जुड़ा हुआ है, एक गैर सरकारी संगठन है। गृह मंत्रालय ने विदेशी अंशदान विनिमयन अधिनियम के तहत राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। इन दोनों पर विदेशी फंडिंग में गड़बड़ी का आरोप लगा है। 21 जून 1991 को स्थापित राजीव गांधी फाउंडेशन के अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं। इसमें अन्य ट्रस्टी डॉक्टर मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, पी चिदम्बरम, मोंटेक सिंह आहलूवालिया, सुमन दुबे और अशोक गांगुली हैं। फाउंडेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार 1991 से 2009 तक फाउंडेशन ने स्वास्थ्य साक्षरता, स्वास्थ्य विज्ञान, विज्ञान प्रौद्योगिकी, महिला और बाल विकास, निःशक्त जनों को सहायता, पंचायती राज संस्थाओं, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और पुस्तकालयों समेत कई मुद्दों पर काम किया है। जून 2020 में बीजेपी ने फाउंडेशन पर विदेशी फंडिंग का आरोप लगाया था। तत्कालीन कानून मंत्री और बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने दावा किया था कि चीन ने राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए फंडिंग की है। एक कानून है जिसके तहत कोई भी पार्टी बिना सरकार की अनुमति के विदेश से पैसा नहीं ला सकती। कांग्रेस स्पष्ट करे कि इस डोनेशन के लिए क्या सरकार से मंजूरी ली गई थी। उन्होंने दावा किया था कि राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए 2005-6 की डोनर की सूची है, इसमें चीन के एम्बेसी ने डोनेट किया, ऐसा साफ लिखा है। ऐसा क्यों हुआ, क्या जरूरत पड़ी? इसमें कई उद्योगपतियों, PSU का भी नाम है। क्या ये काफी नहीं था कि चीन एम्बेसी से भी रिश्वत लेनी पड़ी? उन्होंने दावा किया कि चीन से फाउंडेशन को 90 लाख की फंडिंग की गई। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक जुलाई 2020 में एक कमेटी का गठन किया गया और उसकी रिपोर्ट के आधार पर फाउंडेशन के लाइसेंस को रद्द करने का फैसला लिया गया। बीजेपी इस फाउंडेशन पर लगातार विदेशी चंदे को लेकर आरोप लगा रही है। द रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। सोनिया गांधी से लेकर अरविंद केजरीवाल तक सबने गुजरात में पाटीदारों को अपने पक्ष में करने के लिए सारे घोड़े खोल दिए। सबकी कोशिश इस बात की थी कि पाटीदार नेता और श्री खोदल धाम ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेश पटेल उनकी पार्टी में शामिल हो जाएं, ताकि उनकी जीत की राह आसान हो सके। लेकिन सफलता न तो कांग्रेस को मिली और न ही अरविंद केजरीवाल को ही। लेकिन अब चुनावों के ठीक पहले नरेश पटेल ने पीएम मोदी से मुलाकात करके सियासी खलबली मचा दी है। पीएम मोदी से नरेश पटेल की मुलाकात काफी मायने रखती है। गुजरात भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल ने कहा कि बैठक से गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी की संभावनाएं और बेहतर होने में मदद मिलेगी। बैठक के दौरान नरेश पटेल के साथ खोदल धाम ट्रस्ट के ट्रस्टी रमेश तिलारा भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि ये उनकी पीएम के साथ एक गुडविल विजिट थी। तिलारा ने कहा कि प्रधानमंत्री को खोदल धाम ट्रस्ट का दौरा करने के लिए भी आमंत्रित किया गया, लेकिन उन्होंने अभी तक तारीख की पुष्टि नहीं की है, वे कब दौरा करेंगे। बैठक के बारे में पूछे जाने पर CR पाटिल ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता खुद बहुत मजबूत हैं, लेकिन अगर खोदल धाम ट्रस्ट जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक और धार्मिक संस्थान के प्रमुख ने आज प्रधानमंत्री से मुलाकात की है, तो मेरा मानना है कि आगामी चुनाव के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा निर्धारित लक्ष्य पूरा हो जाएगा। खोदल धाम ट्रस्ट एक प्रमुख सामाजिक धार्मिक संस्था है जो राजकोट जिले के कागवाड़ में मां खोदियार के मंदिर का प्रबंधन करती है। मां खोदियार लेउआ पटेल समुदाय के संरक्षक देवता हैं। माना जाता है कि पटेल का गुजरात में महत्वपूर्ण पाटीदार समुदाय के बीच काफी प्रभाव है। हालांकि पटेल ने अभी तक राजनीति से दूरी बनाए रखी है, लेकिन कई महीनों से राजनीति में उनके संभावित प्रवेश को लेकर चर्चा हो रही थी। उन्होंने इस साल जून में घोषणा की थी कि वह किसी भी राजनीतिक दल में शामिल नहीं होंगे। कांग्रेस ने भी पाटीदार समुदाय का समर्थन हासिल करने की कोशिश में नरेश पटेल को लुभाने की कोशिश की थी। आम आदमी पार्टी ने भी पटेल के सामने पार्टी में शामिल करने की इच्छा जताई थी। उन्हें आखिरी बार 28 सितंबर को पार्टी की रैली के दौरान खोदल धाम मंदिर में राज्य कांग्रेस प्रमुख जगदीश ठाकुर, सांसद शक्ति सिंह गोहिल और पार्टी के अन्य नेताओं से मिलते देखा गया था। रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। 5 साल पहले हुए गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी दिन रात गुजरात में चक्कर लगाते थे। उनका गुजरात प्रेम इतना उमड़ा कि उन्होंने अपने किचन को गुजराती व्यंजनों से भर दिया। लेकिन ठीक 5 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी का कोई पता ठिकाना नहीं है। वे भारत जोड़ो यात्रा में लगे हैं।
लेकिन गुजरात से इतना बैर कि भारत जोड़ो यात्रा से भी उन्होंने गुजरात को कोई मतलब नहीं रखने दिया। भारत जोड़ो यात्रा में गुजरात कहीं नहीं जुड़ेगा। अब रही बात प्रियंका गांधी वाड्रा की, तो उनके दर्शन भी अब तक गुजरात में नहीं हुए हैं। इस बात से परेशान कांग्रेस के एक एमएलए ने प्रियंका वाड्रा को गुजरात बुलाने का पूरा प्रयास किया। प्रियंका वाड्रा के लिए उन्होंने 45,000 का गरबा ड्रेस तक खरीद लिया, लेकिन गरबा का मौसम आया और चला भी गया। प्रियंका गांधी वाड्रा गुजरात नहीं आई। गुजरात कांग्रेस विधायकों का ये मानना है कि 2017 विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राज्य का कई बार दौरा किया था और इस दौरान वे कई मंदिरों में भी गए थे। साथ ही कांग्रेस के चुनावी अभियान को एक नया बल दिया था, जिससे भारतीय जनता पार्टी में काफी असमंजस की स्थिति देखी गई थी। लेकिन इस बार गांधी वाड्रा परिवार का कोई चेहरा चुनाव प्रचार में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। राहुल अपनी 150 दिवसीय भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त हैं। हालांकि कुछ का ये मानना है कि राहुल गांधी हिमाचल और गुजरात में चुनाव प्रचार शुरू करेंगे। पिछले महीने कांग्रेस के एक विधायक ने कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल से गुहार लगाई थी कि अगर राहुल गांधी नहीं आ सकते तो कम से कम प्रियंका गांधी वाड्रा को गुजरात गरबा समारोह में आना चाहिए। इस दौरान वेणुगोपाल ने वादा किया कि वे उनको मनाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद कांग्रेस के विधायक ने प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए 45,000 रुपए में गरबा की ड्रेस खरीदी, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा नहीं आई। दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपने डांडिया रास कदमों से गुजरातियों को खुश किया। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी काफी सक्रिय नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की निगाहें दिल्ली और पंजाब फतह के बाद अब गुजरात और हिमाचल चुनाव पर टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। 3 नवंबर को इन सीटों पर वोट डाले जाएंगे। हरियाणा की आदमपुर विधानसभा सीट पर भी होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी माहौल गर्म हो चुका है। यहां कांग्रेस ने बड़े जोर शोर से पूर्व विधायक और भाजपा के नेता कुलदीप बिश्नोई के ऊपर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया था, लेकिन अब कुलदीप बिश्नोई के पलटवार के बाद हरियाणा की पूरी कांग्रेस ब्रिगेड की सिट्टी पिट्टी गुम है। कुलदीप बिश्नोई ने न सिर्फ पलटवार किया बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लपेटा भी। उन्होंने कहा कि मुझ पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया जा रहा है, जबकि हकीकत यह है कि दलित विरोधी मैं नहीं बल्कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। बिश्नोई ने जनसंपर्क अभियान के दौरान कहा कि हुड्डा ने जहां पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष अशोक तंवर पर जानलेवा हमला करवाया, वहीं पार्टी के सीनियर नेता कुमारी शैलजा को अध्यक्ष पद छोड़ने के लिए विवश किया। बिश्नोई ने आरोप लगाया कि हुड्डा की अगुवाई में प्रदेश में कांग्रेस शासन के चलते आदमपुर विधानसभा क्षेत्र की जमकर अनदेखी हुई। क्षेत्र की अनदेखी को लेकर सरकार की आंखें खोलने के लिए मेरी अगुवाई में इस क्षेत्र के लोग चंडीगढ़ में प्रदर्शन करने गए। इस दौरान उन पर लाठियां भांजी गईं और उनके वाहनों को तोड़ा गया। उन्होंने कहा कि आज हुड्डा किस मुंह से आदमपुर की जनता से कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं। बिश्नोई ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को तिलांजलि, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के डर से नहीं बल्कि मनोहर लाल सरकार की कल्याणकारी नीतियों से प्रभावित होकर दी है। उन्होंने बताया कि अभी भाजपा में आए उन्हें मात्र 1.25 महीने ही हुए। इतने अल्प काल में उन्होंने करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट्स आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए सरकार से लिए हैं। जनता ने अगर मेरे बेटे को आशीर्वाद दिया तो मनोहर सरकार के द्वारा इस समय आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि आदमपुर विधानसभा क्षेत्र उनका सियासी क्षेत्र नहीं बल्कि घर है। इस क्षेत्र की जनता ने चौधरी भजन लाल से लेकर भव्य बिश्नोई तक का साथ देने का मन बनाया हुआ है। उन्होंने कहा कि लोगों से मिल रहा प्यार से साफ झलक रहा है कि भव्य बिश्नोई की जीत को कोई नहीं रोक सकता। कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश पर चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि आदमपुर क्षेत्र की जनता से उनका कोई लेना देना नहीं, वह प्रवासी प्रत्याशी हैं, मजबूरी में उम्मीदवार बनाए गए हैं, वह चुनाव के बाद यहां से चले जाएंगे। बहरहाल आदमपुर विधानसभा सीट पर दलित कार्ड आने के बाद सियासी हलचल बढ़ चुकी है और जुबानी जंग भी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। गरीबों से लेकर हाशिए पर रह रहे समाज के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के नाम पर विदेशों से चंदा लेकर उसे देश विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल करने का खेल बेहद पुराना है। लेकिन इस खेल में देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस और गांधी परिवार से जुड़े संगठन भी शामिल होंगे, इसकी उम्मीद भला कौन कर सकता था। लेकिन राजीव गांधी फाउंडेशन ऐसे ही भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं लिप्त पाया गया है। यह अब लगभग साफ हो चला है। गृह मंत्रालय ने राजीव गांधी फाउंडेशन का FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया है। मंत्रालय ने यह कार्रवाई फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत की है। इसके बाद देश की राजनीति में हंगामा मचा हुआ है। बीजेपी जहां हमलावर है, वहीं कांग्रेस बचाव में अपने थोथे तर्क दे रही है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने गांधी परिवार को भ्रष्ट बताते हुए चीन से चंदा लेने की बात कही है।
पात्रा ने कहा कि दिवाली के मौके पर गांधी परिवार के भ्रष्टाचार का फिर से पर्दाफाश हुआ है। राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट 2 एनजीओ गांधी परिवार के थे और इन दोनों के ऊपर प्रतिबंध लगाने का काम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी MHA ने किया है। संबित ने कहा कि राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर पब्लिक डोमेन में बहुत सारे एलिगेशन आए थे और कई खुलासे हुए थे। साल 2020 में JP नड्डा ने उजागर किया था कि राजीव गांधी फाउंडेशन, जिसकी चेयरपर्सन सोनिया गांधी हैं, उन्होंने 3 बार चीन से डोनेशन लिया था। वहीं एनजीओ की अध्यक्षता जो चीन से पैसा लेती थी, उस पर सरकार ने अंकुश लगा दिया है। पात्रा ने आगे कहा कि बीजेपी ने राजीव गांधी फाउंडेशन के घोटाले को उजागर किया है। संबित ने दावा करते हुए कहा कि PM रिलीफ फंड जो आपदा में पीड़ित लोगों के लिए था, उसका पैसा भी राजीव गांधी फाउंडेशन में जाता था। यही नहीं, जिन लोगों ने गलत तरीके से पैसे कमाए उनसे भी डोनेशन लिया गया और इसमें जाकिर नायक, मेहुल चौकसी, राणा कपूर जैसे नाम शामिल हैं। इस प्रकार के एनजीओ पर कानून के तहत काम होना उचित है। संबित पात्रा ने अपनी बात को खत्म करते हुए कहा कि हमने देखा है कि जहां जहां भ्रष्टाचार है वहां ये भ्रष्ट परिवार है। बहरहाल ये इल्जाम बेहद बड़े हैं और आने वाले वक्त में इनकी वजह से देश की राजनीति में हंगामा मचना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।